इस माइंडसेट के साथ तो नहीं आए ना कि 2026 में जो जनवरी में एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करनी है। नहीं है ना। हाँ, उसका राउंड पूरा हो गया है। उसके अपने 6 बैच थे, ABCDEF। एफ बैच 6 नवंबर को विदा कर दिया गया। और हर बैच 1 साल सवा साल चला और 6 बैच निकल गए। अब ये जो बैच है, इसका हमारा इंटेंशन, टारगेट सिर्फ इतना था कि जो इसके बाद वैकेंसीज आएगी उसके लिए ये बैच रहेगा। तो इसमें केवल वही स्टूडेंट रहें जो इस बार के लिए न सीरियस नहीं है या फिर पात्र नहीं है। क्योंकि सरकार ने इस बार नियम ये रखा है कि जिन भी बच्चों का परीक्षा तक BSTC कंप्लीट हो जाएगा वही पात्र है केवल। और कई बच्चों ने तैयारी नहीं करी है, जो भी था। तो ये बैच कंप्लीटली अगली भर्ती के लिए। ये माइंड सेट में पहले से मैं बता देता हूँ, ताकि ये नहीं हो कि बाद में सर अब जल्दबाजी जल्दबाजी नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, इस समय पहले की वैकेंसी चल रही है, तो नई वैकेंसीज कब आएगी, कैसे आएगी, ये बातें सब बाद की है। क्योंकि चूंकि भर्ती छोटी है तो एक भर्ती बड़ी इनको करनी पड़ेगी। सरकार ने पैरवी की नहीं, और बिना पैरवी आपको पता है कि 30,000 की DPC अटक गई, तो वो वैकेंसी है वो अब आगे निकलेगी। आगे का मतलब 27 में रीट होगी, उससे पहले उसके बाद में मुख्य परीक्षा होगी, तो 6 महीने वहां और मिल जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपके पास में ठीक ठीक 1.5 2 साल आपके पास में, बढ़िया 1.5 साल है आपके पास में। 12 से 18 महीने का टाइम है आपके पास में। अपनी प्रिपरेशन उसी टारगेट को रखते हुए की जाएगी। देखो, 28 मेन चुनाव रहेंगे गवर्नमेंट के, तो निश्चित तौर पे बड़ी भर्ती सरकार करेगी। क्योंकि ये भर्ती बहुत छोटी कर दी, घास काट दी इस भर्ती में। और जो कुछ सीट थी वो भी एक्स सर्विसमैन को दे दी गई। तो इस बार सीट आई ही नहीं। आप यूं मानो L1 में तो कुछ था ही नहीं। 4500 सीट है, उसमें से भी 2275 सीट तो थी आपके एक्स सर्विसमैन की। तो सीटें तो सारी भरनी शेष पड़ी है। ये तो बैकलॉग था जो पिछले 3 साल का रहा हुआ था। नई भर्ती तो है ही नहीं। मतलब नई भर्ती तो मात्र से 1400 1500 पोस्ट की है। और अगर सीटें बढ़ाती भी हैं तो 1400 1500 से 3000 होगी। इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते ये। तो 30 35 हजार की वैकेंसी इलेक्शन ईयर में एक्सपेक्टेड है। तो हम उस वैकेंसी को टारगेट करके इस बैच को ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कि अगर ये बैच 14 15 महीने, पुराने अनुभव ये कहते हैं कि चलता है, तो 14 15 महीने बैच चलेगा तो आपको उसके बाद में भी 4 5 महीने आराम से बढ़िया तैयारी का टाइम मिल जाएगा। मैं आपको इतना कह सकता हूँ एक्सपीरियंस के साथ में, कि एक शून्य से शुरुआत करके भी एक स्टूडेंट इतनी अवधि में आराम से अपना चयन सुनिश्चित कर सकता है। इस अवधि में कर सकता है। देखो, हाथों हाथ कुछ होता नहीं है। आज अगर आप कहोगे कि सर मुझे 4 महीने में करना है तैयारी वैयारी, तो 4 महीने में बेटा आजकल कुछ नहीं हो पाता। प्रिपरेशन के लिए 4 महीने में आजकल अच्छे से रिवीजन भी नहीं हो पाता है। हमें प्रिपरेशन के लिए ठीक ठीक 1.5 से 2 साल का समय अच्छे से चाहिए होता है। और आप इस मामले में थोड़े जागरूक और मुझे समझदार इसलिए लगे कि अपीयरिंग होते हुए आपने ये ध्यान लगाया कि हाँ अभी से तैयारी करेंगे, तो परीक्षा तक जाते जाते ऐसे मुंह उतारना नहीं पड़ेगा। मुंह उतारना किसको पड़ता है आपको अच्छे से पता है। जब परीक्षा नजदीक आती है तो मुंह किसके उतरते हैं? जिनकी या तो तैयारी होती नहीं है या आधी अधूरी तैयारी होती है। तो ये आपकी जागरूकता जो है ये सबसे अच्छी लगी मुझे, कि कम से कम अपीयरिंग में आपने ये सोचा, और सोचना भी चाहिए। आपने BSTC कर किस लिए की थी? हमारा टारगेट सिर्फ यही था 12वीं के बाद BSTC करने का, कि फटाफट है वो कहीं न कहीं जॉब लग जाए। क्योंकि हालात हमारे ऐसे होते हैं घरों के, कि बहुत अधिक हमारे पास में अवसर रहते नहीं है। सीधा सीधा पॉइंट है। और BSTC करने के बाद में भी अब 26 27 28 30 साल की उम्र तक बैठे हैं, तो फिर वो BSTC का करने का कोई सेंस मुझे लगता है था नहीं।
इससे अच्छा फिर बीईडी कर लेते। कई बार बच्चे आते मेरे को पूछते हैं, जैसे कल दो बच्चे आए कि सर अभी बैच लग रहा है, मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा देख ऐसा है, करना नहीं करना तो आपके ऊपर है, फर्क भी नहीं पड़ता, एक दो बच्चे इधर उधर होते हैं तो, लेकिन बीएसटीसी क्यों करी थी, तो मास्टर बनना है, तो बस अभी से तैयार हो जाओ। या तो बैच ज्वाइन करते हो तो अभी से बैच से पढ़ लो, नहीं पढ़ते हो तो घर जाके पढ़ना शुरू कर दो। वो आपके ऊपर है, अगर आप 1.5 2 साल तक कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं घर पे बैठे बैठे तो घर पे पढ़ लो, अपने को पढ़ाई से मतलब है। क्योंकि जीवन बहुत अधिक अवसर देता नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जीवन एक या दो चांस देता है, वहां बाजी मार ली तो लाइफ सेट हो जाती है, अगर वहां भटक गए तो एक बार उच की उड़वा आदमी पर उचक तो रहे। मल आवे ने देखे मल या ऐसी कुश्ती वाला गेम देखना, एक बार उचका ही फोन પછી ઉગે પાછા ઉગે પગ ટીકણ દઈ કોન બીજો ઉગે ना एटो नौके करे पॉइंट वीजा ले करे आपरो काम खत्म। ये शाश्वत नियम हर जगह ही है, एक बार उचक गया ना व्यक्ति, वापस पैर टिकाना बहुत मुश्किल काम होता है। आप सभी यंग हैं, छोटे हैं और बहुत ही फ्रेशर है, अनयूज्ड माइंड है। अनयूज्ड माइंड मतलब ये माइंड बहुत बिल्कुल ही उपयोग हुआ है वनस तक, एकदम फ्री। और अच्छा अवसर है, अपने आप को 2 3 साल के लिए अपनी खुशियों को, अपने सुखों को, अपने आनंद को बलिदान दे दो। जीवन में अगर कुछ अच्छा चाहते हैं, आपको लगे कि भाई नहीं हमारी आइडेंटिटी अलग होनी चाहिए, या हमारी अपनी एक पर्सनल लाइफ होनी चाहिए, हम घर वालों से पैसे न मांगे, अपने महीने महीने खाते में पैसे आने की स्थिति हो, समय पर अध्यापक बन जाते तो उसके बाद में भारत राजस्थान प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने की भी स्थिति आती है। आप चाहते हैं ये सब चीजें हो तो समय पे लग जाना चाहिए, मैं इतना ही मानता हूं। देखो कोचिंग की बात नहीं है, आप घर पे भी बैठे हो ना, तब भी आप शुरू कर दो। और मैं कॉलेज में भी बच्चों को कहता हूं, और यहाँ आते उनको भी कहता हूं कि जब डिग्री होती है तो डिग्री के साथ साथ जिस भर्ती के लिए आप काम कर रहे हो उसका सिलेबस डिग्री के साथ ही पूरा कर दो, ताकि जब लोग सिलेबस शुरू करेंगे उस समय आप लोग रिवीजन करना शुरू करोगे। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। एक एफ बैच था जो अभी विदाई दी है, एक ए था जिसको हमने जनवरी में विदाई दी। अब इनका एक साथ टेस्ट करवाए तो ए वाले एफ वालों को 50 50 नंबर पीछे छोड़ रहे हैं। तो बच्चे कहे सर हमारा के कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, तो बेटा डाउन हो ही जन थे, आया हूँ हम 1.5 साल बाद। अब आप सोचो कि वो 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, अब आप उनको कैसे पीछे रखोगे? जिस समय आपने कोर्स शुरू किया था उस समय वो रिवीजन कर रहे थे, आपका कोर्स पूरा हुआ, उन्होंने प्रैक्टिस वैक्टिस करके फ्री है। अब खाली वो सुबह से शाम तक बच्चे बैठते हैं कि सर 4 दिन में पूरा कर देते हैं सिलेबस, पढ़ाई इतनी बार है तो हो ही जाता है। अब वो लीड नहीं टूटेगी आपको ए बैच वालों की। अब वो टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, ए वाले 230 35 40 ला रहे हैं, वो बाकी वाले 150 60 पे अटके हुए पड़े हैं, 55 60 से 65 नहीं हो रहे हैं, कैसे होंगे? गलती ये रही कि वो देर से तैयार हुए, एक जल्दी तैयार हुए, उन्होंने सिलेबस को भी उसी हिसाब से पढ़ लिया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई जीवन में आप अच्छा करें, आपकी एक अलग से पहचान हो, तो एटलीस्ट ये बहुत सही समय है जब आपको अपनी सारी चीज़ें त्याग के पढ़ाई पे लग जाना चाहिए। बाकी देखिए मैं बताऊं, कोई किसी का है नहीं, पढ़ोगे अच्छा रिजल्ट आएगा तो सब रिस्पेक्ट देंगे, फेल हो गए तो लोग मजे लेंगे, मैं तो आपको क्लियर बोलता हूँ। और नौकरी के लिए ना तो 10वीं के परसेंटेज मैटर करते हैं, ना 12वीं के परसेंटेज मैटर करते हैं, ना आपका पास्ट मैटर करता है। भूतकाल में आप क्या रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत जीनियस रहे हैं, इधर नहीं पढ़ोगे रिजल्ट नहीं आएगा। आप बेहद कमजोर रहे हैं पढ़ाई में, लेकिन यहां आपने दबा के तैयारी कर ली, अच्छी रैंक आ सकती है। आपका इतिहास बड़ा खराब रहा है लेकिन अब आप सुधर गए हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, तब भी चीजें बढ़िया हो जाती है। इसलिए कह रहा हूं कि
सब चीजें भूल के अपने आप को एक अच्छा विद्यार्थी मानना शुरू कर दो और सब चीजें छोड़ दो। अगर आप चाहते हैं कि कोचिंग संस्थान आपका फायदा करें, तो उसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैं आज ही बता देता हूँ। मैं डे फर्स्ट बताता हूँ। देखो, कोचिंग आने से नौकरी नहीं लगती। कोचिंग में हजारों बच्चे आते हैं और लगने वालों की संख्या डबल या डिजिट में होती है। कोचिंग आने भर से सिलेक्शन नहीं होता। किसी भी प्रकार की गलत फहमी में नहीं रहना। सिलेक्शन तभी होगा जब आप कुछ बिंदुओं का ध्यान रखोगे। अब पिछले 15 साल से मैं कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहा हूँ, और जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो तो ये मोटी फीस भर देना। नहीं रख सकते हो तो घर वालों का पैसा बर्बाद करना मत, होना कुछ है नहीं। मैं एज ए शिक्षक बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले युवराज जी बोल के गए, वो एज ए बिजनेसमैन बात कर रहे हैं। वो उनका बिजनेस है और वो उनकी बात में भी व्यवसाय है। और मैं आपको एज ए शिक्षक बात कर रहा हूँ कि अगर कुछ बातों का ध्यान रख सको तभी फीस भरना, अदरवाइज मत भरना। मैं फिर से कह रहा हूँ। पहली बात, नियमित आना ही पड़ेगा। आप सोचते हो कि 5 दिन आएंगे, 2 दिन नहीं जाएंगे। कई बार यहाँ पे क्या होता था, हालांकि मेरी कक्षाओं में बहुत डिसिप्लिन रहा है, अनुशासन। तो मैं खुद नाक काटता हूँ हर दिन बच्चों का। इतना डौचे डौचे सेट की उड़ा पूरे बावजूद भी कई लड़के और लड़कियां दोनों कई बार बैग यहाँ आती है, बैग रख दिया, लड़कों ने भी रख दिया, निकलते हैं, क्लास की लास्ट पीरियड में वापस आके बैग लेके घर जाते हैं। घर वालों को लगता है कि कोचिंग गए हैं, यहाँ से गए घूमने फिरने मौज करने, कोचिंग को कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अल्टीमेटली नुकसान केवल खुद को हुआ है। कृपया करके अगर ऐसा करने वाले हैं तो न आए। हमारा रिजल्ट भी खराब होता है, मूड भी खराब होता है। एक बैच था मेरे, डी बैच। इतने प्यारे बच्चे, इतने इंटेलिजेंट, भगवान की कसम। अब रिजल्ट आएगा, मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा ठीक रहा ना तो राजस्थान के टॉप 10 में मुझे लगता है डी बैच के 3-4 बच्चे होंगे। सब कुछ ठीक रहा, वो बच्चे अगर परीक्षा हॉल में ठीक करके आए तो मैं आपको बताऊंगा इसी बैच में, क्योंकि आपके बैच चलते चलते ही वो रिजल्ट आएगा। इसी जगह चलता था, इसी तरह भरा हुआ था, उसमें एडमिशन हुए नहीं थे बच्चों के। हमने फिर एडमिशन क्लोज किए थे। क्लोज करके फिर 1 महीने बाद में वापस ई बैच लगा कि उन सारे बच्चों को जो नहीं एडमिशन नहीं दे पाए उनको हमने ई में कन्वर्ट किया था। ये पता है मार्केट को डी और ई का क्या हुआ था। तो डी में वही स्टूडेंट आ पाए जो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, और उन्होंने पहले दिन जो भी था, इतना प्यारा बैच, उसकी अनुपस्थिति मैंने कभी नहीं देखी। लास्ट महीने भी जब क्लासें हो रही थी तो हॉल उस समय भी भरा हुआ था। और अंत में जब बच्चे जा रहे थे, कुछ पोर्शन बचे थे, कोई शिक्षण विद्या वगैरह, तो बच्चों ने पूछ के गए, सर अब हमारे ये पढ़ा हुआ हम नहीं आया। तो मैंने कहा अब नहीं आओ तो कोई बात नहीं। अंत तक वो स्टूडेंट क्लास के अंदर आए। कोई कभी कोई उन्होंने वो ऐसे बंक नहीं मारे कि यहाँ आए चले गए। तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि डी बैच की भांति अगर आप नियमित रूप से आ सको, कि आज जा रहे हैं और लास्ट अंतिम विदाई तक हम नियमित आएंगे। कभी कोई इमरजेंसी होती, अलग इश्यू है। उसके लिए हम ऑनलाइन क्लास देते हैं कि भाई चलो एक दिन आपकी कोई घर पे इमरजेंसी हो गई, आप नहीं आ पाए, तो आप ऑनलाइन देख लो। कई बार आप ऑनलाइन को इस सुविधा के रूप में लेते हैं कि ऑनलाइन देख लें। ऑनलाइन कभी क्लासें देखी नहीं जाती। हजार हजार कक्षाएं ऑनलाइन नहीं देखी जाती। ऑनलाइन बच्चे केवल कोर्स खरीदते हैं। देखने वालों की संख्या 1% भी नहीं है। 10, 20, 50 क्लासें देखते हैं, सारी क्लासें नहीं देखी जाती, ना लिखी जाती। पहली बात जो बच्चे गलती करते हैं। दूसरी बात, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये चीजें कर सको तो ही आप फीस भरना, अन्यथा, क्योंकि सीरियस बच्चे आते हैं ना तो हमें पढ़ाने में अच्छा लगता है। क्योंकि आज अपना आगे 14-15 महीने का साथ चलने वाला है, और 15 महीने साथ चलते हैं, इसका मतलब होता है 11वीं और 12वीं 2 कक्षाएं।
दो कक्षाओं में आप अपने 15 महीने वहां गए नहीं होंगे, क्योंकि स्कूल में 183 दिन स्कूल लगता है। 183 और 183 का मतलब होता है 365 दिन, 12 महीने होते हैं 11वीं 12वीं में। 10वीं 11वीं 12वीं 3 कक्षाएं करते हैं, तब जाके 15 महीने का आपका स्कूलिंग होता है। वो अब आगे 3 साल मतलब वो 3 साल स्कूलिंग के बराबर अब साथ रहने वाले हैं। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छे बच्चे मिले, जो एटलीस्ट ये है कि मास्टर पढ़ा के आए, दूसरे दिन प्रश्न करें कि सर ये समझ में नहीं आया, सर आपने पाठ पढ़ाया, मैंने प्रैक्टिस की थी, इसमें 3 प्रश्न ऐसे थे जो आपसे पढ़ाई हुए में से नहीं थे, उसका सर थोड़ा बता दो। सर आपने 1882 लिखवाया है, उस किताब में सर 1881 मिल रहा है, अब हमें सर क्या मानना है। डी के बच्चे ऐसे थे, एक एक क्लास में मुझे 3 3 दिन तक वापस, मैं कहता था, एक दिन मैंने पढ़ाया चिरंजी लाल का संबंध इससे था, तो सर चिरंजी लाल कौन सा, शर्मा की मिश्र। तो मैंने कहा बेटा कल बताऊंगा। मैं घर जाके दूसरे दिन वापस किताब से देख के आया, मैंने कहा मिस्र, तो सर मिस्र उसमें भी आया था, दोनों में ये आदमी एक था कि अलग था। मैंने कहा सर कल और देख के बताऊंगा। दूसरे दिन फिर घर पे देख के आया, मैंने कहा बेटा ये दोनों अलग थे, तो सर अलग थे, तो सर इनकी जन्म तिथि सेम कैसे हुई। मैंने कहा मैं फिर देख के आऊंगा। चौथे दिन जाके उसको कहा कि बेटा एक ही था। हाँ हमें सर सही है। और वो सेम पर्सन अभी फर्स्ट ग्रेड में आया। अब उस बच्चे ने हमें ठीक कर दिया। ऐसे ऐसे बच्चे थे, कई बैच में ऐसे बच्चे आते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट हो, ताकि क्या है कि हम भी तैयार होके, अगर बच्चा मूर्ख होता है ना, तो मास्टर को आनंद आ जाता है। आनंद क्यों आता है, पूछने वालों को, यह बुआ जाओ मैं फटाफट कोर्स निपटाओ। और बच्चा अगर इंटेलिजेंट होता है तो बैरियर है एकदम, गाड़ी चौथे नंबर मार देगी, ब्रेक लग जाएगी तो सर समझ में को आयो। हम चाहते हैं कि बच्चे सच में अच्छे हो, ताकि क्या पढ़ाने में आनंद आता है। दूसरी बात, रेगुलर आने के साथ साथ में आपको यहां जैसे 5 घंटे क्लास लगी या 6 घंटे का टाइम गया, शाम का टाइम है तो आपका क्लास हमेशा शाम को ही लगेगी, ये तय बात है। तो मैं ये मानता हूं कि 12 1 बजे के बाद आप, या जो भी आपका कोचिंग को टाइम दे दिया आपने, शाम को घर जाके खाना वाना खा लिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि घर पे आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कि जो इतना पढ़ाया इन्होंने, घर जाने के बाद भोजन करके उसको वापस 1 घंटे तक आराम से पढ़ के सो जाओ, क्योंकि बहुत थके हुए होते हो। और सुबह उठने के बाद एटलीस्ट एक बार पूरा वापस पढ़ के फिर कोचिंग आओ। इससे क्या होगा कि सिलेबस साथ साथ में आप याद करते जाओगे। आप चाहते हो कि नहीं सब बाद में करेंगे, तो बाद में बेटा कुछ भी नहीं होगा, रजिस्टर की साइज बढ़ती जाएगी, लास्ट में याद नहीं होंगे। बच्चे क्या करते हैं, ऐसा करने वाले संख्या होती है 100 में से 10 बच्चों की, बाकी घरे जाए बेटा हूर है, सुबह उठे 8 बजे, हमें ही आड़ो बड़े है ना, 8 9 बजे उठे, मस्त नाश्ता वास्ता करे, अखबार अखबार जो है चाव पिए, बंतल ठोके, 11 12 बजे बढ़िया मैं आलो कोचिंग आलो। अगर ऐसे करोगे तो पिछड़ जाओगे, कोचिंग का कोई फायदा नहीं मिलेगा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और आप कोई अमीर परिवारों से हो नहीं कि आपको पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रुपये रुपये किया माँ वो थाना ध्यान है वो, बड़ी मुश्किल से घर वाले पैसे जुटाएंगे, उनको एकदम बूझ दिया हुए थे कौन कि हमारे 15,000 रुपये चाहिए, हालत खराब हो जाएगी, कहाँ से लाऊं। घर में घी देखा जाता है, घी बेच लेते हैं, या फिर कोई फसल देखी जाती है, या मतीरे के बीज देखे जाते हैं, या ग्वार देखा जाता है, या बाजरी 4 बोरे देखे गए यार बेचे करे बच्चे रे, फीस रख भैया एडजस्ट करो खेत में करे लाइन, तो नहीं मिला तो ब्याज मत लाई दे। क्योंकि वो लगता है कि मेरा, क्योंकि मैं आपको बताऊं दुनिया में सबसे आहत करने वाली चीज पता है क्या होती है, उम्मीद का टूटना। और घर वाले जब आपको यहाँ भेजते हैं और पैसे देते हैं, तो उसके पीछे वो बड़ी उम्मीद बांधते हैं आपसे, कि बच्चा गया है तो एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। और आप यहाँ आके जब उम्मीद तोड़ते हो ना, इससे बड़ा पाप मैं इस सृष्टि में कुछ नहीं मानता। या तो उनको कह दो देखो मेरे से पढ़ाई होगी नहीं, मैं मेरे काम धंधे पे जा रहा हूँ, तो कम से कम उम्मीद तो नहीं रखेंगे, वो सोचेंगे कि भाई हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई छोड़ दी। आप उनको बड़ी उम्मीद बंधा के यहाँ पे आए हो, महीने महीने वो हर पैसे नहीं भेजते, उम्मीदें भेजते हैं। और यहाँ आके आप अगर पूरे दिन उस मोबाइल की और रील की दुनिया में खोए रहेंगे, तो ये इससे बड़ा धोखा, जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने आपका पालन पोषण किया, उनके साथ इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। जब आप महीने महीने 5 6 हज़ार रुपये मंगा के और चारपाई पे टांग चढ़ा के जब रील्स देखते हो, तब आपको शर्म नहीं आती कि हम कर किस क्या करने आए और कर क्या रहे हैं।
ये बात है, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं जो देखता वो बोल रहा हूँ आपको। तो अगर सच में ही पढ़ना है तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखना कि उम्मीदों को मूर्त रूप देने के लिए अपने जी जान लगा दो। सुबह उठो टाइम पे, तो सिर्फ करना क्या है, जितना पढ़ाया है उसको रात को एक बार पढ़ के। और क्योंकि देखो, जैसे 4 क्लास लगती है ना, तो 10 या 12 पेज लिखवाते दिन में। एक शिक्षक 2 ढाई पेज से ज्यादा नहीं लिखवा पाता, ये मुझे पता है, मैं खुद पढ़ाता हूं तो मुझे पता है। 12 से 14 पेज पढ़ने में कितना समय लगेगा? खुद लिख के आए हो दिन में, 1 घंटा लगेगा। वो पढ़ लो आराम से, फिर आप अपना सो जाओ भली। फिर सुबह उठ के बढ़िया से उसका रिवीजन करके फिर आओ। तो क्या है कि जब मास्टर शुरू करेगा ना, तो आपके पढ़ा हुआ होगा तो आप सीधे कनेक्ट कर लोगे चीजों को। 95% बच्चे ऐसा नहीं करते, और फिर लास्ट में कहते हैं सर याद हुए को ना, मैं क्या करूं, हम याद हुए कि हम जब काम करना था उस समय आपने काम नहीं किया। और मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि 2 साल आप ऐसा कर लो, आगे जीवन बन जाएगा 40 साल का। सिर्फ 2 साल ही ये कार्य करना है। आपकी बौद्धिक क्षमता कैसी है ये छोड़ो, भूल जाओ आप ये दोष नहीं दे सकते कि मुझे याद नहीं होता। आप ये दोष नहीं दे सकते कि मेरी परीक्षा में एरर होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी एक्यूरेसी सही नहीं आती, परीक्षा में गलतियां हो जाती है। ये सारी की सारी अपनी खुद की कमियां हैं। देखो, दोष देने से आप सफल होंगे नहीं। आप 1000 दोष दे दो भली। बॉलर जब बॉल फेंक रहा है और बैटर अगर आउट हो रहा है तो गलती बैटर की है। आप ये नहीं कह सकते कि यार वो बॉल थोड़ी बाहर लगा पड़े गई दिन में बाहर लो किनारो लियो तो गई तो घाती हो क्यों हाथ बैठ हुए तन ध्यान नहीं बॉल बाहर जावे तो पासो गया खेचनो तो गलती किसकी है? बैटर की है। दोष देने से वो वापस क्रीज पे नहीं आएगा। बेहतर होगा कि उसको काम करना पड़ेगा, उस पे उसको काम करना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं करेगा तो फिर उस जगह पे वो मारा जाएगा। और कई खिलाड़ी आपने देखते हो कि शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाते और अगली 2-3 साल बाद वापस दिखाते हैं कि वो शॉर्ट बॉल सही खेल रहा है। तो क्लियर सी बात है, देखो आप बहाने बना के किसी पे दोष दे के सफल नहीं हो सकते। दूसरी गलती जो स्टूडेंट कोचिंग में करते हैं तो मैंने आपको बताई। अब मैं करता हूं तीसरा पॉइंट। यहां पे टेस्ट होता रहता है और मुझे बताते हुए बड़ा दुख भी होता है और बड़ी हंसी भी आती है कि टेस्ट के टाइमिंग में आधे बच्चे अनुपस्थित हो जाते हैं। और टेस्ट ले आपके लिए रहे हैं, पढ़ाया उसमें से ही ले रहे हैं, उसमें आधे बच्चे इसलिए नहीं आएंगे कि आज टेस्ट है। अब जो आएंगे उसमें भी एक वर्ग ऐसा है जो मोबाइल से या मिल के कर रहा है। अब ड्यूटी देने हम तो आएंगे नहीं, बच्चे आते हैं, दूसरे स्टाफ आता है, उनको जवाब देते नहीं। और करो महारत की ऐसे करके रैंक ले आते हैं। इससे लॉस किसको है बताओ? वो रैंक भले कितनी बड़ी आ जाएगी, मेंस परीक्षा में नंबर नहीं आएंगे। तो कई बार कहता हूं कि पूरे टेस्ट दो, ईमानदारी से दो। कम से कम आपको पता तो चलेगा कि आपके 30 नंबर आए हैं तो आपकी स्तर 30% है। अगली बार हम 35 करेंगे, अगली बार 37 करेंगे, फिर आगे 40 करेंगे। एटलीस्ट टारगेट तो मिलेगा। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका लेवल कहां पे है। उसमें ईमानदारी नहीं है। इसलिए मैं हर बैच में कहता हूं, मेरी पहली क्लास इसी बिंदु पे रहती है कि अगर कोचिंग आओ तो किसी गलत फहमी में मत रहो। आपका उद्देश्य जो है वो साफ होना चाहिए कि मुझे 2 साल तक डेडिकेटेड होके या मेहनत करनी अपने आप में और अपना रिजल्ट लेके निकलना है। एक लड़का था अभी सेकंड ग्रेड बैच में, अपना सेकंड ग्रेड सामाजिक का बैच था, अच्छा बैच था। अब देखो क्या हुआ कि वो बच्चा कॉलेज में मेरे से पढ़ता था फाइनल ईयर में। और फाइनल ईयर में होने के बाद में उसने बोला सर मेरे पास 2 साल का टाइम है, और 2 साल में अगर कोई जॉब वॉब लगती है तो ठीक है, अन्यथा मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी क्योंकि पापा की उम्र भी काफ़ी हो गई है। पापा है वो गुजरात में बोरियां उठाते हैं, अब उनसे नहीं हो पा रहा है। अब मुझे काम में हाथ बटाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है अब सर। 2 साल पापा ने कहा है कि तू पढ़ ले, 2 साल का मैं जैसे तैसे करूंगा। उनके पिताजी भी आए, फीस का जब टाइम आया तो उनके पिताजी मेरे से मिल के गए और मैंने सारी स्थितियां देखी तो मुझे सच में दया आ गई। मैंने कहा यार, और वो बच्चा क्या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर 3 साल कॉलेज में पढ़ा था। अब उसकी बीएड शुरू हुई, बीएड
शुरू करी और बीएड के साथ में 2 साल थे अपना, उसी समय सौभाग्य से हमने सामाजिक का बैच लिया। सामाजिक सब्जेक्ट बन रहा था, मैंने कहा तू आ जा, बैच में आ जा। थोड़ा फीस का मैंने देख लिया और फर्स्ट पेपर तो नहीं कर पाया, लेकिन क्योंकि फर्स्ट पेपर तब हुआ था जब वो फाइनल ईयर में था। सेकंड पेपर उसने पूरे लगभग 12 एक महीने चला वो बैच, और 12 महीने तक मैंने उसको एक दिन भी एब्सेंट नहीं देखा। पिताजी ने उसको साइकिल दिला दी कि थारे आन जानो थोड़ा टाइम बच जासे। साइकिल लेके आता, साइकिल लेके जाना और सिंसियरली पढ़ना। और हर छठे सातवें दिन मेरे से आके मिल लेता था और खूब पढ़ता गया। सेकंड ग्रेड का पेपर देने जा रहा था, मिले दो हो गया, भावुक बहुत जल्दी हो जाता, 5 मिनट में तो रोने लग जाता, आंसू आ जाते उसके, क्योंकि उसकी सच में स्थिति खराब थी और बिल्कुल फ्रेशर लड़का। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उसके बीएड का रिजल्ट नहीं आ रहा और परीक्षा की डेट आ गई 7 सितंबर। और कहा सर, मन में एक डर हमेशा रहता है कि तैयारी तो कर रहा हूँ और बीएड का रिजल्ट नहीं आया तो सर मैं तो पात्र नहीं होगा, फिर आगे कैसे होगा। तो पापा ने भी यही कहा, बेटा कोई बात नहीं, तू ऐसे समझ पात्र नहीं होगा, 1 2 साल 1 साल और पढ़ लेना। मैंने उसको कहा तू टेंशन मत ले, बीएड का रिजल्ट तेरी परीक्षा से पहले आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है जनरली निकल जाते रिजल्ट। 5 तारीख को रिजल्ट आ गया रात को, 5 को रिजल्ट आ गया और 5 को ये लड़का परीक्षा देने के लिए चला गया। जोधपुर सा सेंटर, पता नहीं जयपुर था कहाँ था, निकल गया। और 7 को पेपर हुए, होने के बाद में मैंने की जारी करी। 7 को था एक पेपर, एक शायद 8 9 को था। की में मिला मिला के उसके पेपर बहुत टफ आया था, और टफ पेपर आया तो वो भी थोड़ा डर गया। डर इसलिए गया कि पहली बार जिंदगी का पहला पेपर, पीटीटी के बाद जिंदगी का पहला पेपर। पीटीटी में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, और ये नेगेटिव मार्किंग का उसका पहला पेपर था। उसने ऐसी पहला पेपर फेस किया। और सामाजिक का, सामाजिक में 8 सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और टीचिंग मेथड, 8 सब्जेक्ट होते हैं। अब डरते डरते मेरे को फोन किया, मैं सर मैं कितना पढ़ा बेटा, तो सर मेरे 320 नंबर हो रहे हैं। क्या होगा इसमें, 320 है तो बेटा तेरी टॉप 5 में रैंक आएगी। क्या बात करो सर, हाँ तो दूसरों के नहीं है, मैं दूसरों के नहीं है 320, 320 बहुत बड़ा स्कोर है। अब उसने उससे पहले उसके पापा से बात होगी मेरे से, पापा को कहा कि मेरा पापा पेपर खराब हो गया, क्योंकि उसने पहली बार दिया, उसको लगा 320 में क्या होता है। हमारे टाइम 362 मेरिट रही थी, तो 320 में क्या ही होगा। पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तूने तेरा मेहनत कर ली, ऐसे सोच ले कि तू पात्र हुआ ही नहीं था, ऐसे सोच की बीएड का रिजल्ट ही नहीं आया था। अब फाइनल की आई, फाइनल की में हुए 313 नंबर। अभी तक राजस्थान में मुझे 313 का एक भी लड़का नहीं मिला उसके अलावा, जबकि राजस्थान के अधिकांश बच्चे इकोनॉमिक्स मेरे से पढ़े हैं। मुझे एक भी सिंगल मैसेज नहीं आया जिसमें उस 313 का कोई स्टूडेंट हो। अब मेरे पास कॉलेज मिलने आया कि सर क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, मैं हो जाएगा पक्का सर, मैं तो हमें हमें फर्स्ट की तैयारी कर, तो सेकंड रिपीट करो। मैंने वापस उसको लगा दिया था, मैंने कहा तू वापस तैयारी शुरू कर दे, जब तक फाइनल की नहीं आती वापस करता रहे। वापस शुरू हो गया था बेचारा, तो मैं हम सेकंड ग्रेड छोड़ दे, तो छोड़ दे और नहीं हुआ तो बड़े बातें मत कर, थारो सिलेक्शन हो जा है। मैं कह दी हम फाइनल था। अब बच्चा बड़ा भावुक सा हो गया कि अब यार उम्र 21 22 साल उम्र है और बीएड अभी भी एमए शुरू ही नहीं करी अभी। और अब आप देखना उस बच्चे की राजस्थान में टॉप 10 में रैंक आएगी, ये तय बात है। और रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आपको लेके आऊंगा उस बच्चे को यहाँ पे। अब आप देखना कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, बिल्कुल औसत बच्चा, सामान्य बच्चा, गांव का लड़का, कोई जोरदार बैकग्राउंड नहीं, गरीब बच्चा। लेकिन उसकी पता खास बात क्या थी, साल में कभी एब्सेंट नहीं हुआ, नोट्स की लाइन टू लाइन याद थी। एक प्रश्न आया किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है, मैंने लिखवाया प्रसुप्त ज्वालामुखी है, किताब क्लास में लिखवाया था। परीक्षा में सेम प्रश्न आया, तो प्रश्न आया इसने प्रसुप्त कर लिया। और हमारे ज्योग्राफी के एक और फैकल्टी यहाँ पे सुरेश जी ने लिखवाया था शांत ज्वालामुखी। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था, बाकियों ने तो पढ़ा ही नहीं। उसने मुझे पूछा परीक्षा से बहुत पहले कि सर सुरेश जी ने शांत ज्वालामुखी लिखवाया है, आपने प्रसुप्त लिखवाया है, मैं क्या मानूं सर।
सूरज वाला काट दे, अपने वाला याद रख ले। अब परीक्षा में सेम प्रश्न आ गया कि किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है, प्रसुप्त, शांत और ऑप्शन और। उसने हिम्मत करके कि सर ने कहा था कि प्रसुप्ति रखना है, उसने प्रसुप्त कर लिया। अभी ये परीक्षा की बात है। अब आरपीएससी की आई, आरपीएससी की ने भी आरपीएससी ने प्रसुप्त ही माना। मैं भूल गया ये बात पूरी, ये बात तो मुझे उसने उस दिन कॉलेज में आके बताई। मैं भूल गया कि ऐसा पूछा गया था, क्योंकि बच्चों के सवाल आते रहते हैं व्हाट्सएप पे, अपन इतना ध्यान थोड़ी रखते हैं। एक बच्चे ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि सर थे शांत लिखाई दो ना, मैं प्रसुप्त मान्यो रो, मैं यूरो प्रूफ दियो। मैं को मोटे, मैं तो शांत को लिखायो नहीं। अब मेरे को याद नहीं मैंने क्या लिखवाया। मैंने कहा बेटा मैंने शांत नहीं लिखवाया। वो रजिस्ट्री फोटो को भी भेजी, फोटो कौन सी सर शांत लिखाई उड़ थारे। अब मैं दो एक दिन मैं भी उदास रहा, मैंने कहा मरा दिया वह छोरा, सवाल गलत करा दी हैंग हो रही। और दूसरे दिन वो बच्चा आया, मैंने कहा यार तय की हो गए, तो उसने यही कहानी सुनाई कि सर आपने प्रसुप्त बताया था, मैंने प्रसुप्त कर लिया। मोटी मैं तो शांत लिखायो। तो कि नहीं सर आपने प्रसुप्त लिखवाया। तो मैंने कहा तुम घर पे जाके रजिस्टर का फोटो भेज। मेरे को रजिस्टर का फोटो भेजा, तो उसमें मैंने प्रसुप्त लिखवाया। तब मैंने उस वापस मैसेज किया, मैं तुम केरी कॉपी लाए हुए। तो सर मैं 2022 के बैच का स्टूडेंट हूँ, वहां पे आपने शांत लिखवाया था। और वहां सच में शांत लिखवाया था। मतलब उस बच्चे को लाइन टू लाइन याद थी कि मैंने कहां पे क्या लिखवाया है। कोई घर पे दूसरी किताब नहीं, और उन रजिस्टर्स की ऐसी हालत की थी कि सब बढ़िया याद था। हर टेस्ट दिया, बहुत ही सिंसियरली पढ़ाई करी, तो उसका परिणाम ये है कि अब वो बच्चा जो है वो वरिष्ठ अध्यापक बन जाएगा। और अब उसने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी इतिहास से शुरू कर दी। अब आगे जब भी एमए होगी, एलिजिबल होगा, तो मुझे भरोसा है कि बन जाएगा, क्योंकि बहुत सिंसियर बच्चा है। इसलिए ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि उस बैच में 800 बच्चे और भी थे। वो बैच 800 स्टूडेंट का था। अब आप देखना उनमें से कई बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने 4-4 बार सेकंड ग्रेड दिया है, नहीं होंगे हो रहे हैं। लेकिन जिन 4 बच्चों का 300 से अधिक स्कोर मेरे पास आया है, वो चारों ही बच्चे पहली बार दे रहे थे। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले वाले कितने तैयारी किए हुए है क्या है। आप में अगर सिंसियरिटी है तब तो दिक्कत नहीं है। अगर आप सिंसियर नहीं रह सकते, सिंसियरली टेस्ट नहीं दे सकते, घर जाके पढ़ नहीं सकते, कोचिंग आने से पहले वापस पढ़ नहीं सकते, तो फिर कोचिंग जाने का कोई फायदा प्राप्त नहीं होगा। ये मैं आपको डे फर्स्ट कह रहा हूं। अभी तक तो फीस ही नहीं ली है, पहला ही बोल रहे हो। कई लोग बाद में बोलते थे सौरभ जाओ दौड़े गए थे। मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे बहुत अधिक फर्क पड़ता नहीं इन चीज़ों का। बैच बने है तो ठीक है, बन ही जाता है बैच, ऑलमोस्ट बन ही जाता है। नहीं बनता है तो और भी ठीक है, मैं तो मेरा फ्री रहता हूँ। मुझे क्या है कि हमारे नौकरी चले बड़ी, एक आधो बैच चले बड़े, हमारे ऑनलाइन ठीक चले, मन दिक्कत है वो। मैं ऑफलाइन में इसलिए थोड़ा ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि हर दिन बच्चों से बात करता हूँ तो मेरे में सुधार होते हैं, क्योंकि बच्चे मुझे सुधारते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। हर बैच मुझे बहुत सिखा के जाता है। तो मेरा ये रहता है कि चलो इस बहाने है वो वार्ता होती रहेगी आपसे, बढ़िया टाइम पास होता रहता है। कितने भी तनाव में हम होते हैं, यहाँ आके हम थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर है। और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अभी भर्ती है नहीं 1-1.5 साल तक, क्योंकि अभी तो ये पहले वाली चल रही है। अपने आप को बिल्कुल गायब कर दो, एक छोटो नोकिया आड़ो 1100 फोन लाओ, और ए जो मोटो फोन है ये ना मोस्टली टाइम बंद रखो। क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि ऑल टाइम उसका मोबाइल में 7-8 घंटे जा रहे हैं। और यही कारण है कि आरपीएससी के रिजल्ट देखिए आप, कल समाजशास्त्र का रिजल्ट आया। 16 सीट थी, 1700 बच्चों ने परीक्षा दी थी, 6 पास हुए, सॉरी 10 पास हुए, 6 सीट खाली गई। मतलब 40% स्कोर स्टूडेंट से हुआ नहीं है। और जिनका 40% हुआ वो सारे लेक्चरर बन गए। ये कि ये बात पॉलिटिकल साइंस में भी 6 बच्चे मिले और 239 सीट खाली गई। ये क्या, ये हर विषय में हो रहा है। इतिहास की मैं बात करूं, राजस्थान में 23,000 बच्चे बैठे और 280 बच्चे ही 40% स्कोर कर पाए। जबकि पेपर मैंने सोल्यूशन करवाया था यूट्यूब पे, आपकी इतिहास में इतनी समझ नहीं, देखोगे तो इतना हार्ड था नहीं। मेरे रजिस्टर रजिस्टर से 116 सवाल थे उसमें से, मतलब 232।
232 का मतलब क्या हुआ? 232 का मतलब होता है 56% सवाल तो मेरे रजिस्टर से थे, मतलब टोटल 450 का। हिस्ट्री के तो 92% थे। उतना कर लेते तब भी पास हो रहे थे। पढ़ते नहीं है, पूरा दिन मोबाइल, रील, कुछ भी हासिल नहीं होगा, मैं आपको आज ही कह रहा हूँ। बेहतर ये है, मैं आपको आज ही सुझाव, देखो मेरे लिए क्या होता है, हर दिन नया होता है। और मैं ये आपको आज असली बात बता रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आज ही आप सारी चीजें तय करके कल से ही अपनी तैयारी में लग जाओगे। कल से आप उन लोगों से संपर्क खत्म करोगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपका समय खराब हो रहा है। एक दो दिन में सेटल हो जाओ जहां होना है। और सुबह शाम अपने आप को इतना बिजी रखो कि कोई मतलब नहीं, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। कसम ले लो कि इस मोबाइल को हम लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब ये है कि कोचिंग आते हैं बच्चे तो यहाँ पे भी कई बार पीछे बैठे बैठे मोबाइल चलाते हैं। इतना क्या नशा है? मिलेगा क्या? आप पिछले एक साल का निष्कर्ष निकाल के देखो। इतना देखा होगा, इसमें से सीखने को आपको क्या मिला? कुछ मिला? कुछ भी हासिल नहीं होता है सिवाय समय खराब होने के। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है आपको कि मोबाइल की जो ये दुनिया है, इससे एटलीस्ट 2 साल आप दूर हो जाओ। एक छोटा सा नोकिया का फोन रखो, कीपैड वाला, उसमें मैसेज मिल जाएगा। और उसमें कोई घर पे फोन पे बात करनी तो कर लो। अगर आपके पास स्मार्टफोन पड़ा है तो उसको बंद कर दो। दिन में एक आध बार देख लो, कोई मैसेज वगैरह कोचिंग का आता है तो ठीक है। कई बच्चे तो क्या करते हैं, एक टैबलेट ले लेते, टैबलेट फोन से सस्ता आता है, और उसमें कोई वीडियो देखना देख, टैबलेट हर जगह ले नहीं जा सकते। हर जगह फोन रहता है, और पढ़ाई के लिए घर पे एक छोटा टैबलेट डाल दिया। उसकी भी जरूरत नहीं होती, वैसे लैपटॉप है तो उसकी भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि सबको ही 24 घंटे मिलते हैं। अब कोई 24 घंटे के 15 घंटे बनाएगा पढ़ाई करने के लिए, कोई 4 घंटे करेगा। अब आपको पता है कि 15 घंटे वाला हमेशा आपसे आगे रहेगा, हमेशा ही। तो थोड़ा सा स्वार्थी बनिए। स्वार्थी बनने का मतलब है कि अब खुद की थोड़ी सोच लो एक बार। और ये बात हमेशा याद रखना कि अगर नौकरी नहीं लगी तो बड़ो मौज गाँव में आगे। बहुत बड़ा बेकार गाँव में, हकीकत बता रहे हो। मैं जब ग्रेजुएशन में था, 2006, 7 और 8, 3 साल मेरी बीए हुई। उस समय हो सकता है आप में से कईयों का जन्म नहीं हुआ होगा। 6 से 2005 के बाद के कितने, हाथ खड़े करो, जन्म तिथि 2005 के बाद, बताओ। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय तक आपका जन्म नहीं था कईयों का, बताओ। 2009 के बाद का है कोई? है कोई? है तो बाहर काढो। टाबर मान चाहिए कौन छोटा बड़े। 8, देखो 8 के आगे बताओ, 9 में तो मैं नौकरी लग गया था, बताओ। अब आप सोचिए कि मैं 2006, 7, 8 में बीए कर रहा था इस कॉलेज से। तो फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर की शायद बात होगी। तो एक गुरुजी यहाँ पे थे इतिहास के, नहीं जानता कौन थे, क्योंकि वो उस समय प्रोफेसर भी इतने खतरनाक होते थे, हिम्मत नहीं होती थी पूछने की भी। तो हम क्या है कि वहां पे गेम खेल रहे थे। वो गेम बोल है, वो बार बार कांच पे लग रही थी जाली से। तो सर गया, मैं ठीक है, क्या कर रहे हो? खेल रहे। और कोई जगह नहीं? जगह तो है पर ये ठीक लग रहा। फिर थोड़ा ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद लास्ट बात बोली, पढ़ लो, नौकरी लाग जा है, नहीं तो भूख मरो। हाँ, लास्ट में लड़की के सोचना जाके, अगर नहीं लगे तो। और जवाब खुद ढूंढना, हमारी बात इतनी तो मान सुन, मान लिया मैं ठेठ रास्ते में पहुंचता है, नौकरी नहीं लगी तो। बड़े खतरनाक इमेजिनेशन होने लगी, नहीं लगी तो कम ठहरो काम वह को नहीं, खेती वालों मड़े हो जो। और केरे अंडर में अगर कोई बणी रे अंडर में, या कोई अड़े उद्योगपति और अंडर में रहा तो गाड़ा होने पड़े। अपनो ईमान स्वाभिमान बड़े घणो। और बिजनेस करे तो आप भैया को नहीं। बहुत हो गाँव में। अब 3 4 जने थे, सब यही सोचते आए, बड़ी मैं बड़े हो गाँव में को। और सच में ना, उस दिन पहली बार दिमाग में आया कि ये प्रश्न कितना जरूरी है।
क्योंकि भीड़ में होते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हम क्या है, हम मौज मस्ती शुरू कर देते हैं। लेकिन अकेले होते हैं तब सोचना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट में नहीं गए तो क्या स्थिति होगी, और गए तो आनंद है। आज की तारीख है, जैसे आज 14 तारीख है, 1 तारीख होते हमारे मोबाइल में मैसेज आवे, तो बढ़िया मैसेज आवे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ इता इता इता, और एंड योर अवेलेबल बैलेंस इज इता इता इता। कितना मतलब वो मैसेज है ना, मेरे पास आ रहा है 2009 से। कब से? 2009 से आ रहा है। आज 16 साल से मेरे मोबाइल में मैसेज आ रहा है, एक ही सिम में, मैंने चेंज आज तक की नहीं, और मैं करना भी नहीं चाहता। और पहला मैसेज आज भी मेरे पास सेव है। मेरे पास उस समय ब्लैकबेरी का फोन हुआ करता था, छोटा कीपैड का एक फोन आता था, वो कोई यूज का ही लियो तो कह रही। अब वो ब्लैकबेरी में सिम गाती और मैसेज आया, तो फर्स्ट मैसेज उस पे आया था, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 31,316 रुपए, पहली तनख्वाह हमारी। पर छोड़े न, जब मैं यहाँ पे आया ना राजस्थान गवर्नमेंट में, तो हमारी पहली तनख्वाह आई 11,100 रुपया। मैंने घर वाले कहा 31,000 की नौकरी छोड़े, 16,000 रुपया हमारी शर्म आवे कहीं। 31,000 की नौकरी छोड़ के 11,100 रुपये में आया। लेकिन वो मुंबई अलग थी, ये बाड़मेर, बाड़मेर में गाँव गाँव में स्कूल रे होम होम, मारो घर स्कूल है होम होम है। और सुबह सुबह माँ झाड़ो कराते सीधो स्कूल, तड़को होते आ रो रोटी वीरी आ रो मैं, હું મારે हीधो दे घरे रोटी खाधी, रेस्ट वाली घंटी लागते पाछो घरे वो स्कूल पढ़ाया, छुट्टी होते पाछो घरे, थोड़ी देर होता बस सो रहा था मारसा हालो हालो क्रिकेट रमण। क्रिकेट रम्या 8 साढ़े 8 बजे थका, छोरा बावड़ा पौनी ले आता, भले केत में पाओ, भले ढोणिया में केत ही नहीं होतो, मार साहब पौनी लोटो पियो केत में ले आता ठाको पौनी भी, हमें मार साहब हालो हालो बैठ छोरा तू राखे थारे गुड्डी, भोंगे मते। ये था हमारा शेड्यूल, 3 साल मेरा शेड्यूल मस्त रहा है। युवराज ना खाधो ई खेत में ठाको मतलब ले आइए कोचिंग में, हमारे घरे हूँ तो आराम मौज करतो तो। ए आया कि मारे एक बैच ली उड़वे है, हूँ बर्बाद हो गयो, मैं को भाई तू बर्बाद हो, मारी नींद क्यों बर्बाद करे। इन्होंने क्या हुआ, कोचिंग शुरू की थी 2012-13 में, और ये केत गबीड़ लियो पहलो ही बैच लियो आरएस। अब जिके आदमी 12वीं पास की को कई आरएस में कॉकर पटावे। आप हुआ बॉलीवुड में रहे तो हुआ मुंबई में, घराड़ा माडी ले आया था कि की करे, ये था घराड़ा ने बेम पड़े कि जीरो जावे न मुड़को हाथ में ले आया। ये सच बात है। तो घर वालों ने कहा कि अपना दुकान बड़ी है, दुकान की काउंटर पे बैठ जा। ये काउंटर में वहीं को बे मुंबई रेवड़ बाद सेव में काउंटर में कौन बे, को बे गए। तो क्या करी, तो ये भाई ये कहो कहे कि कोचिंग खोलवी बाड़े, कोचिंग में बैच वही जाए आरे शुरू। और 3-4 जना आता, 15-20 टाबरिया हुआ, और बैच फैकल्टी दौड़े भी गई, फैकल्टी 20 बच्चों से फैकल्टी का खर्चा थोड़ी निकला है। अब अर्थशास्त्र भूगोल रह गई, उनको कोई आदमी नहीं मिला, तो ये इनका बावड़ किया कि एक आदमी बैठो है भोगे रे मो। सारे इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी बे ही करा दे बड़ो, ये बे सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है। अब इन्होंने मेरे से संपर्क किया कि यार थे इतो काम कर लो, मारे गले में आयोडी है, इतनी निकाल दो, हूँ कोचिंग बंद कर दी। ये टाबर मारो जॉन खा गया है कि करे करे कराओ। मैंने देखा आया, मैंने कहा ठीक है, मैं क्या थोड़ा सेवा भावी आदमी, कोई संकट में होता है तो मदद कर देता हूँ। मैं आया, आयो देखियो 30 एक टावर बैठा, मैं यहाँ पढ़ाना हूँ, यहाँ पढ़ाना, अब मैं करो कुछ नहीं। अब मैं देखते लग गया, मैं रुपये तो मिलनो है कौन, यहाँ तीन मत की मिले, आप घर घाटे में कीड़ो की मिले, मैं कहीं मैंने माइंड सेट कर लिया कि पैसा नहीं मिलेगा, पढ़ाना बस। मैं मार 2 ढाई 3 महीना खपे होना फ्री किया। पर एक बड़े बैच ली उड़ दो SSC GD रो। उगे में फिजिक्स रहे उड़ी, मैंने कहा सर थोड़ी फिजिक्स रहे उड़ी। भला मोड़ा मैं 10वीं में नीट करे पास हुआ, 49% बनया था। अब फिजिक्स वालों ने मत रहने दे, तो थे कौकर ठाओ वही मार लूसेंट्री किताब लाई फिजिक्स रटे। भगवान ही कसम, मैंने 15 दिन उन बच्चों को फिजिक्स पढ़ाई, हुक्रा नहीं है मन विजान हैंग पढ़ाया, पढ़ाई करी हुई बैच ना विदा की। पता क्या सर एक मारे
ग्राम सेवक रे बैच ली उड़वे उगे हम की है कि राजस्थान री भूगोल रे उड़ी है वो पढ़ा वो तो बस हैंग फ्री हो है बस हमारी लोक लगा दे आओ मैं वही लाओ वाले पावर भगा फ्री कराओ। ये अप्रैल मई की बात थी, मई जून में 2 महीना स्कूल की छुट्टियां होती है। उन छुट्टियों में मैंने वो ग्राम सेवक बैच को राजस्थान का भूगोल भी पढ़ा दिया। पढ़ा के रहा और अब मैंने कहा बड़े कहीं रही हुए तो कहना तो हूँ फ्री तो हम थे फ्री। अब क्या हुआ कि उस समय कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट थे, उन्होंने उनका सर इतिहास पढ़ा दो, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली है, हूँ उठो सेकंड ग्रेड लागू तो मैं को मौको ठीक है हूँ सेकंड ग्रेड हो बैच रो लिया फर्स्ट ग्रेड हूँ फर्स्ट ग्रेड बनी बड़ो। तो फिर मैंने कहा एक बैच अपन फर्स्ट ग्रेड का ले लेते हैं और हमने फर्स्ट ग्रेड का बैच ले लिया इतिहास का, 2015 की बात है। और उस बैच में फिर 100 सवा 100 बच्चे आ गए और एक साल बढ़िया बैच चला, उसमें 27 सिलेक्शन हुए और हैंगओम हाईएस्ट रैंक हमारी आप रही आई 13वीं लाए टाबरिया हैंग बड़ा बड़ा वो बच्चा लागा मैं आड़ इमेज रू सवाल अहियां में लारे रैंक आयो तो मजाक बने फेल हुआ तो बड़े मजाक है धनी आप सेकंड ग्रेड बैच लियो फर्स्ट ग्रेड रोका तुम बाहर कॉम की वेल जैसे तैसे मैंने दबाव में वो काम किया। मैंने कहा रैंक खराब नहीं होगी, रैंक अगर एक भी बच्चे से पीछे आ गई ना तो अब आप अपन एक ही परीक्षा साथ में दे रहे हो और आप मेरे से आगे जाओगे मनो थोड़ा पहुंच तो लाख है, सीधी सी बात है फिर वो बैच सेलेक्ट हो गया। उस समय सेकंड ग्रेड के 2 बैच बन गए, एक रीट L2 800 बैच बन गया ओमेगा टावर माथे। फिर मैं इस दलदल में ऐसा फंसा आज तक वो निकल नहीं पाया। बाकी हमारे घरे हो रो बेटो तो आराम गा दही दूध खाटो कोई टेंशन नहीं वो हालांकि ये है कि अब थोड़ा यूं है कि वो अगर वहां रहता तो वहां रह जाता, कोई सुख चैन को फिर त्याग दिया तो कुछ चीजें मिल भी गई। तो मेरा कहने का यहाँ सेंस सिर्फ इतना है कि जब बीए के 3 साल पूरे हुए ना तो 9 में 8 में पूरी हुई, 8 के रिजल्ट आपको पता 9 में आते हैं और उसी साल मेरी नौकरी लग गई। 3 साल खूब पढ़ाई करी थी, किसी को भरोसा तक नहीं हुआ था कि मतलब उस समय नौकरी लगना सच में बहुत बड़ी बात थी। 9 में 10 में लगती नहीं थी, पोस्ट बहुत कम आती थी। तो ये बात मैं बार बार आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नौकरी के लिए आपका बैकग्राउंड इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कैसे इंटेलिजेंट है कि नहीं। सबसे ज़रूरी बात होती है वो होती है डिसिप्लिन। अगर आप अनुशासित रूप से पढ़ाई करते हैं, ये मोबाइल वगैरह इस दुनिया में बहुत बाद में आए। पहला मोबाइल लीजिए स्मार्टफोन जो लिया सेकंड ग्रेड बनने के बाद में भी, जब ये हमने 3 वेतन आयोग देखे, अभी 8वां लगेगा ना, इससे पहले 7वां भी लगा और छठा भी लगा। मैंने 5वें वेतन आयोग में ज्वाइन किया था, 7वां वेतन आयोग लगा, छठा सॉरी, तो तनख्वाह हमारी बढ़ के कुछ 40,000 के आसपास हुई थी। तब जाके पहला मोबाइल मैंने स्मार्टफोन लिया, उससे पहले मेरे पास वो था कीपैड वाला, वो मैंने बताया ब्लैकबेरी वाला। वो भी कह रहे हैं वो ढक दियो तो किया मैं ले आया था, उसका ही लाया था मतलब। कोई पैया के मांगता था या लियो रो પછી मैं गुडी पड़े रहो दई जाऊंगा मैं को नहीं उतारी जा को नहीं फोन पर मैं पासो दियो को नहीं पड़ो रहो अजे तक घरे पड़ो है वो मैसेज है ये कान पड़ो। इसलिए बढ़िया पढ़ोगे तो ये सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। अब क्या स्थिति, अब स्थिति ये है कि हमारे घर वाले हमें ये नहीं कहते कि आप क्या काम करते हो, कौन सी गाड़ी में चढ़ते हो, कहाँ पढ़ाते हो, क्या कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, कोई मतलब नहीं। क्यों? खुद करते हैं। और माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है वो पैरों पे खड़ी हो जाए, इससे ज्यादा उनके कोई इंटेंशन नहीं। टाइम वो रोगी छे को टाइम है हड़ा इसको आए तो बस 5 मिनट में आऊँ। तो ऐसी बात है, तो बढ़िया पढ़ाई करो। और देखो कोचिंग आओ ना आओ ये आपके ऊपर है, परंतु जो बातें बताई है वो सारे आपके हित की है। मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि 1 1.5 साल का जो आपके पास अब टाइम है उसको आप खराब मत करना, बस किसी के प्रभाव में आके खराब मत करना कि सारे मजे करे दपन भी कर ले। देखो सारों की स्थिति अलग अलग होती है। आपके पास में बैठा है, हो सकता है उसकी स्थिति अलग है आपसे, हो सकता है उसके पास 600 बीघा जमीन है। अपने को थोड़ी मुंह से थोड़ी पता चलता है। कल एक बच्चा मैसेज आयो ई बैच का, बोला सर
पोस्ट तो आई नहीं, मन हो नहीं रहा है। 700 बीघा जमीन है, आधी सौर ऊर्जा में दे दो, आधी बेरो करे कराओ, कहो अगर पढ़ाई करोगे। भगवान की कसम यही मैसेज था कि इतनी जमीन है कि आधी सौर ऊर्जा वाला ने दे दियो, आधी बेरो करे काम धंधो करो का बड़े थे को तो पढ़ो को, बाकी टेंशन कहीं है कौन। टेंशन नहीं है तो बेटा नौकरी वालों हो चुका हूं मैं। नौकरी तो हणो आदमी पढ़ते वही है जिसके पीछे हालत बहुत खराब हो रखी है। मैंने तो यही कहा, मैंने कहा एक बार पढ़ाई कर ले, ये बेरे वालों काम तो बाद में भी पड़ी हुई जाए। उम्र गई पसे नौकरी वालों फॉर्म भरने दे है कौन। उम्र जाएगी उसके बाद में फॉर्म भरोगे ना, आप लिखा आएगा ओवरेज, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये स्थिति आती है। अब हम बात को खत्म करता हूँ, कल वापस अपन मिलेंगे।